हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में वर्णमाला पढ़ेंगे जो पाठ दूसरा होगा दोस्तों। और आज की क्लास दोस्तों दूसरा है। अगर इससे पहले दोस्तों वर्णमाला का पहला पाठ नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार शानदार तरीके से कराया गया है। और आज की क्लास में दोस्तों व्यंजन पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग स्वर पूरी की पूरी निचोड़ पढ़ लिया गया है। व्यंजन दोस्तों देखिए कितनी अच्छी तरह से पीपीटी तैयार करके लाए हैं। बहुत ही शानदार शानदार तरीके से दोस्तों हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। अगर आप लोग दोस्तों पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पूरी की पूरी क्लास दोस्तों यशस्वी बैच 1.0 के नाम से ये चलेगी। तो आप लोग चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए दोस्तों। ये टॉपिक पढ़ने के बाद, हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद PYQ के माध्यम से दोस्तों हर एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे आज दोस्तों पूरी की पूरी वर्णमाला खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट PYQ जितने छोटे बड़े एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है सब दोस्तों बहुत ही शानदार शानदार तरीके से प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। व्यंजन देखिए, व्यंजन होता क्या है, किसे कहते हैं, यानी कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहा जाता है। इसके सहायता से दोस्तों याद रखिएगा, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं दोस्तों, स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं क्योंकि व्यंजन की सहायता कौन करता है तो स्वर करता है। जैसे कि मान लीजिए क है तो दोस्तों क में दोस्तों आधा क लगा है, व्यंजन है। और ये अ जुड़ा है, स्वर है। यानी कि दोस्तों जब हम लोग क को तोड़ेंगे तो आधा क प्लस अ निकल कर आएगा। तो यही अ क्या है, व्यंजन की सहायता कर रहा है। यानी कि आधा क जो है दोस्तों यहाँ पे ये अ व्यंजन की सहायता कर रहा है। तो वही कहा गया है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहा जाता है। और व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ये ज्ञ य को जब हम लोग तोड़ेंगे तो आधा आधा ज में टूटेगा और आधा इया और प्लस अ। तो यही कहा गया है कि अ दोस्तों जो होते हैं वो व्यंजनों की सहायता करते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 33 है दोस्तों। पहले वीडियो में डायग्राम के माध्यम से हम लोग स्वर व्यंजन बहुत ही शानदार शानदार तरीके से समझ गए हैं और स्वर भी पढ़ा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो स्वर पढ़ लीजिएगा। और आज क्लास में व्यंजन पूरी पूरी निचोड़ हम लोग पढ़ लेंगे। और वीडियो के एंड में दोस्तों हम लोग उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 33 होती है। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4 दोस्तों। एक एक करके दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। लेखन के आधार पे व्यंजनों की संख्या पहले दोस्तों 39 थी, लेकिन अब जाकर 40 हो गई है क्योंकि यही विशिष्ट व्यंजन जुड़ गया है दोस्तों। तो तो दोस्तों उच्चारण के आधार पे स्पर्श व्यंजन, अस्थस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आते हैं। और यही लेखन के आधार पे दोस्तों यही पूरा जुड़ जाएगा। तो यही पहले 39 थी, अब जाके 40 हो गई है विशिष्ट व्यंजन के आ जाने के बाद। दोस्तों आगे पूरी एक एक स्लाइड एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और विशिष्ट व्यंजन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और एक विशिष्ट व्यंजन, ये क्या है, लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या बताई गई है। चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 25 है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर मुख के किसी स्थान विशेष यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का स्पर्श करते हुए निकलती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा जाता है, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है तो वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है।
जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजनों को रखा गया है। स्पर्श व्यंजन का उदय जीभ से टकराने के बाद होता है, इसीलिए इन्हें हम उदित व्यंजन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं डायग्राम से दोस्तों, हम लोग ये चार्ट समझ लेते हैं, उसके बाद से एक एक करके टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, क वर्ग, क वर्ग को कंठ बोलते हैं, च वर्ग को तालव्य बोलते हैं, ट वर्ग को मूर्धन्य बोलते हैं, त वर्ग को दंत बोलते हैं, प वर्ग को ओष्ठ बोलते हैं। दोस्तों ये उच्चारण स्थान आप याद भी नहीं करेंगे तो इस टाइम कोई बात नहीं है, लास्ट में उच्चारण स्थान हम रखे हैं और वो भी ट्रिक के माध्यम से पूरी की पूरी आप उच्चारण स्थान ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि क च ट त व प वर्ग है और ये कंठ तालव्य मूर्धा दंत ओष्ठ, ऐसे ही दोस्तों ये क्रम वाइज याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा कि ये पहला और दूसरे को अघोष वर्ग के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? अघोष। ये पहला और दूसरे वर्ग को अघोष के नाम से जानते हैं और ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग को सघोष के नाम से जाना जाता है, जिसे घोष भी कहते हैं। तो पहले वर्ग को अल्प प्राण, दूसरे वर्ग को महाप्राण, तीसरे को अल्प प्राण, चौथे को महाप्राण और पांचवे को अल्प प्राण। तो याद रखिएगा, अल्प प्राण दोस्तों, महाप्राण आगे ये भी पढ़ेंगे, याद भी कराएंगे। तो इतना याद रखिएगा कि क ख यानी कि क वर्ग कंठ में क ख ग घ अंगा, च वर्ग जिसे तालव्य कहते हैं च छ ज झ इया, ट वर्ग जिसे मूर्धन्य बोलते हैं ट ठ ड ढ ड़ और त वर्ग जिसे दंत बोलते हैं त थ द ध न और प वर्ग जिसे ओष्ठ बोलते हैं ओठ के द्वारा तो प फ ब भ म। ये दोस्तों सब उच्चारण स्थान हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे। तो बस माइंड में याद रखिएगा कौन कंठ तालव्य मूर्धा दंतोष्ठ है, कौन च वर्ग के अंतर्गत आएगा, कौन प वर्ग के अंतर्गत आएगा, कौन ट वर्ग के अंतर्गत आएगा। बस ये दिमाग में फिट रखिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे उच्चारण स्थान भी पढ़ लेंगे, जो आपका पूरा ये खत्म हो जाएगा। तो सारणी के अंतिम लाइन को पंचमा अक्षर भी कहते हैं, क्योंकि यह वर्ग का पांचवा अक्षर होता है जिसका उच्चारण स्थान नासिक के होता है, इसलिए इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। तो पंचमा अक्षर दोस्तों ये देखिए, सारणी का पंचमा अक्षर कौन है? यही है, इसे नासिक के भी बोलते हैं और पंचमा अक्षर अंग इ ण न म। दोस्तों याद रखिएगा, ये पांचवा वर्ग याद रखिएगा जो दिया गया है कि सारणी के अंतिम लाइन को पंचमा अक्षर, तो पंचमा अक्षर किसे कहते हैं दोस्तों? तो पंचमा अक्षर इसे ही कहते हैं, अंग इ ण न म को, यही क्या है? पंचमा अक्षर यानी कि अंतिम लाइन। और इसे दोस्तों क्या कहते हैं? इसे नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। किसे नासिक के व्यंजन कहते हैं? इन्हीं को नासिक के व्यंजन कहते हैं। अंग इ ण न म को ही नासिक के व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। च वर्ग यानी कि च वर्ग में जो च छ ज झ है दोस्तों, ये याद रखिएगा, च छ ज झ को स्पर्शी संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। किन्हें? तो च वर्ग देख लेते हैं। तो च वर्ग में च छ ज झ, इन्हीं चार वर्ड को क्या कहते हैं? स्पर्शी संघर्ष व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा। तो किन्हें स्पर्शी संघर्ष व्यंजन कहते हैं? च छ ज और झ को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए, इन व्यंजनों को अंतःकरण से उच्चारित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या दोस्तों 4 होती है, याद रखिएगा। कौन कौन? य र ल व, ये 4 होती है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, य र ल व होती है। ये सभी चारों व्यंजन सघोष अल्प प्राण होते हैं। तो य र ल व क्या होते हैं? तो सघोष अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण दोस्तों जिसे हवा मुख से कम हवा निकले, अल्प प्राण जिसे अधिमुख से अधिक हवा निकले, उसे महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण महाप्राण कैसे पहचानेंगे, हम ये बता दे रहे हैं। जिस जिस जिसके अंदर जैसे मान लीजिए क है दोस्तों, कम हवा कैसे निकले? के से मान लीजिए क और के एच से ख, यानी कि एच जुट गया, ये के में नहीं जुटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ख हो जाएगा। यानी कि
इसमें एच जुट गया, जिसमें एच जुट गया वो महाप्राण हो जाएगा, जिसमें एच नहीं जुटेगा वो अल्प प्राण होगा। जैसे कि क से सिर्फ के यानी कि हवा कम निकली है, और ख से के एच यानी ए जुट गया ख। तो अब कहेंगे कि च में तो सी एच होता है, तो ये बताइए च में होता है सी एच, लेकिन च एच होता है, और छ में सी डबल एच, यानी कि ये महाप्राण, ये अल्प प्राण हो जाएगा। ग का दोस्तों जैसे जी हो गया, उच्चारण स्थान करके देखिएगा जी, और फिर से घ जी एच, यानी कि ये अल्प प्राण हो गया और ये महाप्राण हो गया। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया निम्न में से कौन सी अल्प प्राण है, तो के से के एच से, मतलब के आगे के एच लग गया तो ख हो गया, तो यानी कि जिसके आगे एच लग गया ह आ रहा है साउंड, वो महाप्राण हो जाएगा। और सी एच में दोस्तों उसमें डबल एच होता है, तो यानी कि एच तो पहले ही रहेगा, तो यानी कि सी एच अल्प प्राण, सी डबल एच महाप्राण। तो याद रखिएगा। य व र ल, तो देखिए य र ल व दोस्तों हैं, तो यह तालव्य व्यंजन है। ये भी ट्रिक के माध्यम से हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर उच्चारण स्थान नहीं भी याद हो रही है तो कोई बात नहीं है। र को मूर्धा, ल दंत्य, व दंथोष्ठ। तो याद रखिएगा बस कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? य र ल व होते हैं। देखिए य व, क्या य व इन दोनों को अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है। जैसे कि इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? जैसे कि मान लीजिए गई, गई कोई शब्द है, गई गया, तो यहाँ पे देखिए ई भी आ रहा है साउंड, और इस तरह भी गई, इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि व्यंजन का भी प्रयोग हो रहा है और इसमें स्वर का भी प्रयोग हो रहा है। तो याद रखिएगा, तो य व ये दोनों अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है, इसलिए इन्हें संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। एक दोस्तों याद रखिएगा, ये दोस्तों ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे पकड़ने वाली बात ये है कि संघर्षी व्यंजन इसे कहते हैं, और यहाँ पे ये संघर्षहीन है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत रहिएगा। य व को संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। र को, यानी कि र के उच्चारण में जीभ लुंठित या प्रकंपित होती है, इसलिए र को लुंठित या प्रकंपित कहते हैं। तो र को किस नाम से जानते हैं? लुंठित या प्रकंपित किसे कहते हैं? तो र को, और ल व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा। य व को संघर्षहीन कहते हैं, र को लुंठित या प्रकंपित कहते हैं, और ल व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन देख लेते हैं। ये संघर्ष करते हुए निकलते हैं, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, और य व को संघर्षहीन कहते हैं। याद रखिएगा, इन दोनों में कंफ्यूजन मत रहिएगा। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन? श, श, स, ह। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? श, श, स, ह होती है दोस्तों। इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से मुख से ऊष्मा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन? श, श, स, ह होती है। श, श, स को दोस्तों अघोष महाप्राण कहते हैं। क्या? श, श, स को अघोष महाप्राण कहते हैं, और ह को सघोष महाप्राण कहते हैं। याद रखिएगा। और ह को स्वतंत्र या काकल्य व्यंजन भी कहते हैं, या काकल्य वर्ण भी कहते हैं। याद रखिएगा। तो ह को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? स्वतंत्र और काकल्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ, श्र। तो इन दोनों का दोस्तों टूटा हुआ रूप पूछा जाता है। तो छ का याद रखिएगा, आधा क धन षटकोणवां श, और त्र का याद रखिएगा, आधा त धन र, और ज्ञ का याद रखिएगा, आधा ज धन इया, और श्र का दोस्तों आधा सलजमवा श वाला और प्लस र। तो याद रखिएगा, ये दोस्तों इनका टूटा हुआ रूप, यानी कि दोस्तों जुड़ा हुआ रूप छ, त्र, ज्ञ, श्र देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि इनका विच्छेद क्या होगा, टूटा हुआ रूप दोस्तों। तो याद रखिएगा। द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन देख लेते हैं। इनके उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है,
इसीलिए इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ड़ और ढ। इनकी संख्या द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है, ड़ ढ। इन्हें उच्छिप्त या नवविकसित व्यंजन भी कहते हैं। ड़ और ढ को किस नाम से जाना जाता है? उच्छिप्त या नवविकसित व्यंजन या ऊपर फेंका हुआ भी कहा जाता है। हिंदी में प्रयोग होने वाले तुर्की भाषा के 2 शब्द हैं, यानी कि ड़ ढ ये क्या है? तुर्की भाषा के 2 शब्द हैं। विशिष्ट व्यंजन देख लेते हैं। देखिए विशिष्ट व्यंजन, इसका उच्चारण स्थान दोस्तों ल और ड़ की तरह होता है। तो याद रखिएगा कि ल और ड़ दोनों को मिला हुआ रूप, जैसे कि ड़ ड़, तो याद रखिएगा। एक ऐसा वर्ण है विशिष्ट व्यंजन जिसे पहले मराठी और निमाड़ी जैसी भाषाओं में प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसे हिंदी में भी शामिल कर लिया गया है। यह ल और ड़ के संयुक्त उच्चारण की तरह होता है। उदाहरण के लिए मराठी में कुलकर्णी को कुड़कर्णी लिखा जाता है। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है और इसे ड़ पढ़ा जाएगा, ड़ झटके से दोस्तों इसको खींचा जाएगा। दोस्तों देखिए ये कंटेंट तैयार करने में दोस्तों बहुत मेहनत लगा है, और ये रंग बिरंग का कंटेंट इसलिए हम तैयार किए हैं दोस्तों कि आप लोग को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, और इसी तरह कंटेंट पाने के लिए दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद PYQ के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर का जितने भी छोटे बड़े एग्जाम में पूछा गया है वर्णमाला से सब निचोड़ हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए और शेयर भी थोड़ा कर दीजिए, हमें भी मोटिवेट मिलता रहे, तो आप लोग की तरह इसी तरह कंटेंट हम लाते रहें। तो आगत या ग्रहित व्यंजन देख लेते हैं। इनका निर्माण नुक्ता बिंदु लगाने से होता है, जैसे क, ख, ग, ज, फ, संघर्षी व्यंजन। ये फारसी भाषा के 5 शब्द होते हैं जिन्हें हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है। हिंदी के प्रयोग आने वाले विदेशी भाषा के व्यंजन, तो हिंदी के प्रयोग में आने वाले विदेशी भाषा के व्यंजन देख लेते हैं कौन कौन है। अंग्रेजी भाषा के शब्द जैसे ये है दोस्तों, फारसी भाषा के शब्द पूछेगा तो क, ख, ग, ज, फ, और तुर्की भाषा के शब्द ड़, ढ। तो ये दोस्तों याद रखिएगा कौन अंग्रेजी भाषा है, कौन फारसी भाषा विदेशी शब्द से आए हुए हैं, और कौन तुर्की भाषा के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए उच्चारण स्थान देख लेते हैं। अगर ये उच्चारण स्थान याद कर लेंगे दोस्तों तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। तो देखिए अकु विसर्गनिया नाम कंठ, ये याद रखिएगा। असु विसर्गनिया नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, तुलसा नाम दंत, और उपनाम ओष्ठय, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ काकल्य। अब चलते हैं इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। तो देखिए अकु विसर्गनिया नाम 2-3 बार रट्टा मार लेंगे दोस्तों याद हो जाएगा। तो अकु विसर्गनिया नाम कंठ के अंतर्गत दोस्तों देखिए ये अ से दोस्तों छोटा अ बड़ा अ दोनों आएगा। तो अ से दोस्तों याद रखिएगा, अ से अ आ आएगा, और कु से दोस्तों क वर्ग, यानी कि क वर्ग में क, ख, ग, घ अंगा जितने आएंगे सब हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आगे देखिए हम रखे यहाँ पे क वर्ग में क, ख, ग, घ अंगा आ रहे हैं, तो ये क वर्ग में सब आ जाएंगे। तो ये किस में आएगा? कंठ में, मतलब कंठ से ये बोला जाएगा। तो अकु विसर्गनिया नाम कंठ, तो कंठ से बोला जाएगा। कंठ से कौन कौन? तो अ आ, क वर्ग के अंदर क, ख, ग, घ अंगा, ये भी कंठ से बोला जाएगा। और दोस्तों ये ह और अ, यानी कि ह दोस्तों यहाँ पे अकु, यहाँ पे अ आ रहा है, कु के बाद ह, तो ह हो गया, और विसर्ग से दोस्तों ये विसर्ग। तो ट्रिक याद रखिएगा, अकु विसर्गनिया नाम कंठ। इचु ऐसा नाम तालु देख लेते हैं। ई से दोस्तों छोटा ई बड़ा ई दोनों आएगा, और चु से दोस्तों च वर्ग, च वर्ग में च, छ, ज, झ यहाँ आएगा, और दोस्तों यहाँ पे य है, देखिए चेंज कर दे रहे हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे य है, ठीक। इचु ऐसा नाम तालु, ये तालु से बोले जाएंगे। ई से दोस्तों ई, चू से दोस्तों च वर्ग, च, छ, ज, झ यहाँ, और य आ गया, ये य आ गया, और ये श सलजमुआ वाला ये श, ये सब किससे बोला जाएगा? तो ये सब बोला जाएगा इचु यशनाम तालु, यानी कि तालु से दोस्तों। ऋतु रसानाम ये मूर्धा से बोला जाएगा। तो देख लेते हैं री में री आ गया,
टू से ट वर्ग में ट ठ ड ढ ढ़ आ गया और र का यहाँ पे र दिया है और सरजमवा वाला यहाँ पे श। तो ये याद रखेगा। ऋतु ऋतु रसाणाम मूर्धा से बोला जाता है, इसके अंतर्गत ये सब आते हैं। और तुलसा नाम दंत, तुलसा नाम दंत जैसे कई बार याद कर लीजिएगा। अकु विसर्गनियाम कंठ, अकु विसर्गनीय नाम कंठ, अकु विसर्गनीय नाम कंठ, युचु यशा नाम तालु, युचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा। और तुलसा नाम दंत, तुलसा नाम दंत, तुलसा नाम दंत याद कर लेंगे 2-3 बार तो पूरी आपको ये याद हो जाएगी। तो तुलसा नाम दंत त वर्ग, तू से त वर्ग, त थ द ध न आएगा और इसमें ल और स, यहाँ पे ल स दिया है दोस्तों। तो तुलसा नाम दंत याद रखिएगा। उपु नाम ओष्ठय, उ से दोस्तों उ, छोटा उ बड़ा उ, और पु से दोस्तों प वर्ग यानी कि प फ ब भ म, ये सब ओष्ठ से बोला जाएगा। कंठ तालव्य ए ऐ, ये दोस्तों क्या है? कंठ तालव्य है, यानी कि कंठ तालव्य याद रखिएगा। कंठोष्ठ ओ अ को कंठोष्ठ से बोलते हैं, दंठोष्ठ व, काकल्य और ह। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राणवायु या मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पे, तो अल्प प्राण महाप्राण देख लेते हैं। तो अल्प प्राण हम बता दिए हैं कि आप लोग कैसे एग्जाम में देखना है। जैसे क दिया है, ख दिया है, घ दिया है और झ दिया है, ऐसे तो दे देगा निम्न में से कौन सी अल्प प्राण है। तो क का उच्चारण स्थान देखिएगा के एच है, घ का देखिए जी एच है, झ का देखिए जे एच है। तो यानी कि झ मतलब कि क सिर्फ के है तो इसको मार दीजिए अल्प प्राण, ऐसे ही क्वेश्चन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 19 है। कितनी है दोस्तों? 19 है। स्पर्शीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन 4। तो याद रखिएगा पहला, तीसरा और पांचवा देख लेते हैं दोस्तों। पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा ये क्या है दोस्तों? अल्प प्राण आएंगे। अब उसके बाद से दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हम क्या पढ़ाए हैं? य, र, ल और व, अंतस्थ व्यंजन ये पढ़ाए हैं। तो ये क्या है? ये दोस्तों अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज्यादा वायु निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण कुल संख्या इनकी कितनी होती है महाप्राण की? तो 14 होती है। स्पर्शी व्यंजन का दूसरा चौथा, यानी कि दूसरा चौथा में ये 5-5 है तथा उष्म व्यंजन 4। तो दूसरा चौथा देख लीजिए दोस्तों। उष्म व्यंजन में महाप्राण में दोस्तों दूसरा और चौथा। तो ये दोस्तों 5 वर्ड तो है ही है ना। ये देखिए 5 वर्ड, 1 2 3 4 5, इसमें 5 यानी कि 10 हुए। एक उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन में क्या बताए हैं? श, श, स, ह। तो याद रखिएगा उष्म व्यंजन ये क्या है? दोनों का मिला है रूप, यही क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये ऊपर है महाप्राण। तो दूसरा, चौथा और तथा उष्म व्यंजन, इनकी संख्या महाप्राण की संख्या कितनी है? 14। तो दोस्तों ये हम जस्ट ऊपर भी बताएं, फिर से बता दे रहे हैं। देखिए पहला और दूसरे वर्ग को, पहला और दूसरे वर्ग को अघोष कहते हैं। तीसरा, चौथे, पांचवा को सघोष कहते हैं। और अल्प प्राण, फिर महाप्राण, अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। तो याद रखिएगा ये कंठ है क वर्ग को, च वर्ग को तालव्य, ट वर्ग को मूर्धन्य कहते हैं, त वर्ग को दंत्य और प वर्ग को ओष्ठ है। तो उच्चारण स्थान ये सब हम बता दिए दोस्तों, कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। देखिए घोष या सघोष, घोष को सघोष कहते हैं। स प्लस घोष यानी कि स सहित घोष कंपन, जो कंपन करता है दोस्तों। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें हम सघोष या घोष कहते हैं। इनकी संख्या कुल 31 होती है। तो घोष या सघोष की संख्या पूछ लेता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 31 होती है। स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या स्पर्श व्यंजन का दोस्तों तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये याद रखिएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन 4, य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन 4 और सभी स्वर और ह। तो घोष में दोस्तों कौन कौन आएंगे? तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि जो स्पर्श व्यंजन के तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग जस्ट हम बताएं अभी।
और अंतस्थ व्यंजन 4 सभी स्वर 11 और ह आते हैं किसमें, घोष या सघोष में। अघोष में दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें अघोष कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 13 है। तो वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा और श श स याद रखिएगा दोस्तों। देखिए जिसमें तीसरा है, जो तीसरा वर्ग है उसी में तीसरा वर्ग में ही अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर आते हैं, तो याद रखिए। और जस्ट ऊपर भी जस्ट अब अल्प प्राण हम लोग पढ़े हैं, तो अल्प प्राण तीसरा में आया है, तो इसके साथ भी अंतस्थ व्यंजन आया है, तो याद रखिएगा। इस तरह आप लोग याद करेंगे तो ठीक रहेगा। कुछ प्रमुख उच्चारण हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। संयुक्ता अक्षर, जब प्रथम वर्ण स्वर रहित मतलब दोस्तों, रहित का मतलब बिना स्वर का, तथा दूसरा वर्ण स्वर सहित, सहित का मतलब स्वर के साथ, स्वर सहित हो परंतु दोनों वर्ण असमान हो तो उसे संयुक्ता अक्षर कहते हैं। जैसे दोस्तों स्कूल, स्कूल में दोस्तों जो कू के बाद जो आधा स है, तो वो देखिए आधा स दिया है, मतलब आधा स मान लीजिए ऐसे है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें स्वर नहीं है क्योंकि व्यंजन है। तो वही कहा है कि प्रथम वर्ण में स्वर रहित यानी कि बिना स्वर के, दूसरा में स्वर सहित। तो कु में दोस्तों आधा क है, आधा क और उ है दोस्तों, ये बड़ा उ, यानी उ जो है तो स्वर तो है। तो पहला में स्वर रहित बिना स्वर का इस कु में, और कु में दोस्तों स्वर जुड़ा हुआ है और ये दोनों वर्ण असमान हो तो संयुक्ता अक्षर कहलाएंगे। तो स्कूल, ख्याल, स्वर संयुक्त। अब देख लेते हैं द्वितीय ध्वनियाँ। जब प्रथम वर्ण स्वर रहित वही है बिना स्वर के, तथा दूसरा वर्ण स्वर सहित जो स्वर के साथ हो परंतु दोनों वर्ण क्या हो दोस्तों, परंतु दोनों वर्ण समान हो। यहाँ पे दोस्तों समान छूट गया है, दोनों वर्ण समान हो उन्हें क्या कहते हैं, द्वितीय ध्वनियाँ कहते हैं। तो इन्हें युग्मक ध्वनियाँ भी कहते हैं। जैसे दिल्ली में दोस्तों जैसे आधा ल में दोस्तों बिना स्वर का है और पूरा ल में बड़ी ई की मात्रा है यानी कि स्वर सहित है, और दोनों वर्ण जब समान हो तो ये क्या कहेंगे, द्वितीय ध्वनियाँ यानी कि युग्मक ध्वनियाँ कहलाएंगे दिल्ली। अछुड़ यानी कि आधा ड़ और पूरा र, सन्नता आधा न और पूरा न। पूरा न में दोस्तों देखिए आधा न प्लस अ आ रहा है यानी कि वो स्वर सहित है। तो जब असमान हो तो संयुक्ता अक्षर कहलाएंगे। जब ध्वनियाँ ये क्या होंगे, दोनों वर्ण समान हो तो ये क्या कहेंगे, द्वितीय ध्वनियाँ कहलाएंगे। संपृक्त ध्वनियाँ देख लेते हैं। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो तो वह संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे संबल दोस्तों, स और ब ध्वनियों के मध्य म ध्वनि संयुक्त है। कंबल, उत्पन्न आदि ये सब क्या है, संपृक्त ध्वनियाँ है। शब्दकोश के लिए वर्णमाला दोस्तों तो याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लेता है कि क के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो क के बाद बहुत लोग ख मार देते हैं। तो याद रखिएगा कि क के बाद ये छ आएगा, यही पूछता आ जाता है। ज के बाद कौन सा आएगा, तो ये ज्ञ आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। त के बाद त्र आता है क्योंकि त्र जब हम लोग त्र को तोड़ेंगे तो आधा त धन क्या होगा दोस्तों, आधा त धन र। तो वही है कि त के बाद त्र आता है और शलजमवा श के बाद श्र आता है। ये शब्दकोश याद रखिएगा, ये डायरेक्ट यही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्णमाला के पूरा PYQ के माध्यम से प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए दोस्तों, जिससे दोस्तों प्रैक्टिस सेट करने में और हम लोग को मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।